एक ऐसा गेम जो जो लगभग कहीं से नहीं आया और रातों रात दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। और ये कहानी है फ्री फायर के। इन सभी आर्टिकल्स और नोट्स में जो एक बात बार बार सामने आती है वो ये है कि इस पूरी क्रांति की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल से हुई। एग्जैक्टली। और वो सवाल था, अगर गेम सबके लिए हैं तो वो सिर्फ महंगे हाई एंड फोन वालों के लिए ही क्यों बने हैं? बस यही सवाल। बस ये एक सवाल जो नाइंसाफी की एक भावना से पैदा हुआ एक ग्लोबल फिनोमेनन की वजह बन गया। तो आज हमारा मिशन इन सोर्सेज की गहराइयों में जाके ये समझना है कि कैसे इस एक विचार ने गेमिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सिंगापुर में फॉरेस्ट ली नाम के एक व्यक्ति से। अब फॉरेस्ट कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं थे। नहीं, वो दिल से एक गेमर थे। हाँ बिल्कुल, उन्हें गेम से मतलब एक जुनून की हद तक प्यार था। लेकिन उन्हें मोबाइल गेमिंग की दुनिया में एक बुनियादी प्रॉब्लम, एक नाइंसाफी बहुत परेशान करती थी। और यहाँ जो खाई उन्होंने देखी वो बहुत गहरी थी। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया भर में करोड़ों युवा हैं जिनके पास गेमिंग का पैशन तो है, लेकिन उनके पास वो महंगे फ्लैगशिप फोन नहीं है जिन पर टॉप टियर गेम्स चलते हैं। वो इस बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस से सिर्फ इसलिए बाहर थे क्योंकि उनकी जेब इसकी इजाजत नहीं देती थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ था। हाँ, एक तरफ थे महंगे पावरफुल स्मार्टफोन्स जिन पर शानदार ग्राफिक्स वाले हेवी गेम्स मक्खन की तरह चलते थे। सही है। और दूसरी तरफ थे आम लोगों के रोजमर्रा के बजट फोन जो असल में दुनिया की ज्यादातर आबादी के पास थे। और इन लोगों के लिए टॉप टियर मोबाइल गेमिंग एक सपने जैसा था जो हमेशा अधूरा रहता था। हाँ, मतलब या तो उनका फोन गेम को डाउनलोड नहीं कर पाता था या फिर गेम इतना लैग करता था कि खेलने का मजा ही खत्म हो जाता था। फॉरेस्ट ली इसी खाई को, इसी डिजिटल भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उनके दिमाग में डिजिटल समानता का एक सपना था जहां गेम खेलने का जुनून और मजा किसी के फोन की कीमत पर निर्भर ना हो। और ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सपना था। सपना तो बहुत बड़ा था, डिजिटल समानता, लेकिन सिर्फ सपने से तो गेम नहीं बनता। नहीं, असल चुनौती तो इस विजन को हकीकत में कोड की लाइनों में बदलने की थी, है ना? ये मुझे लगता है सबसे मुश्किल पार्ट तो वही रहा होगा। बिल्कुल, लक्ष्य सुनने में जितना सरल था तकनीकी तौर पर उतना ही मुश्किल। इस सपने को एक असल काम करने वाले गेम में बदलना एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। तो शुरुआत कैसे हुई? फॉरेस्ट और उनकी छोटी सी टीम ने गेम बनाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत तय किए। ये 3 सिद्धांत उनके लिए एक तरह से आप कह सकती हैं नॉर्थ स्टार बन गए, जो हर मुश्किल में उन्हें रास्ता दिखाते रहे। ओके, तो वो 3 सिद्धांत क्या थे? पहला, गेम का साइज छोटा होना चाहिए। इतना छोटा कि वो बजट फोन की लिमिटेड स्टोरेज को पूरी तरह से भर न दे। दूसरा, गेम को तेज चलना होगा, मतलब स्मूथ। हाँ, उसे सबसे कमजोर प्रोसेसर पर भी बिना अटके, बिना लैग किए स्मूथ चलना चाहिए। हर एक्शन का रिस्पॉन्स तुरंत मिलना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, एक्सेसिबिलिटी, यानी सुलभता। बिल्कुल, गेम को लगभग हर मोबाइल फोन पर चलना था, चाहे वो कितना भी पुराना या सस्ता क्यों ना हो। ये तीनों पॉइंट सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगते हैं, लेकिन इन्हें असलियत में उतारना कितना मुश्किल रहा होगा। सोर्सेज में एक खास तकनीकी चुनौती का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आप पैराशूट ड्रॉप की बात कर रहे हैं? हाँ, वो एक परफेक्ट उदाहरण है। गेम की शुरुआत में जब 50 खिलाड़ी एक साथ विमान से द्वीप पर कूदते हैं, राइट, तो उस एक सीन को प्रोसेस करने के लिए फोन को बहुत पावर चाहिए होती है। उस सीन को उन फोनों पर बिना क्रैश हुए चलाना जिनमें 1 GB से भी कम रैम थी, वो लगभग नामुमकिन माना जाता था। 1 GB से कम रैम, आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। सही कहा। टीम ने सिर्फ इसी एक चीज को ठीक करने के लिए हफ्तों लगा दिए। हफ्ते? हाँ, और यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ कोड को थोड़ा बहुत बदलना नहीं था। इसका मतलब था ग्राफिक्स में पॉलीगन की संख्या कम करना, हर कैरेक्टर और हथियार के टेक्सचर को कंप्रेस करना, मतलब गेम के हर एसेट को इस तरह से डिजाइन करना कि वो कम से कम मेमोरी इस्तेमाल करे। ये तो एक कला की तरह है, कम में ज्यादा दिखाना। बिल्कुल, ये कमाल की बात है। ज्यादातर दूसरे डेवलपर्स इस पॉइंट पर शायद कह देते, अरे छोड़ो, बेहतर फोन खरीदो। सही बात है। लेकिन इस टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम यूजर के फोन में, उन्होंने माना कि सॉल्यूशन उन्हें ही खोजना है। और ये जिद ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बिल्कुल, और इसी जिद और कड़ी मेहनत का नतीजा था गेम का फाइनल कॉन्सेप्ट, एक क्लासिक बैटल रॉयल। नियम वही थे, एक द्वीप पर उतरो, हथियार ढूंढो
और आखिर तक जिंदा रहूं। हाँ, लेकिन अब उन्हें एक नाम की जरूरत थी, एक ऐसा नाम जो इस पूरे सफर की आत्मा को पकड़ सके। वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो आज़ादी, साहस और मुश्किल हालात में टिके रहने की भावना यानी उत्तरजीविता को एक साथ दर्शाता हो। और इसीलिए उन्होंने इसे फ्री फायर कहा। फ्री फायर। फ्री यानी आजाद, सबके लिए उपलब्ध, और फायर यानी एक्शन और संघर्ष की वो भावना जो गेम के मूल में थी। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके मिशन का ऐलान था। तो गेम तैयार था, नाम फाइनल हो गया, अब इसे दुनिया के सामने लाने का वक्त था। और यहाँ से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। फ्री फायर का लॉन्च बहुत ही शांत था, बहुत ही शांत। कोई बड़ी मार्केटिंग कैंपेन नहीं, कोई बड़े बड़े वादे नहीं। हाँ, इसकी रिलीज बहुत दबे पांव हुई। उस समय की मुख्य धारा की गेमिंग मीडिया जो अगले बड़े ब्लॉकबस्टर पर नजर गड़ाए बैठी थी, उसने सिंगापुर के इस छोटे से गेम पर ध्यान तक नहीं दिया। उनके लिए रडार पर भी नहीं था। लेकिन एक मिनट, उस समय तो पबजी जैसे बड़े गेम्स का दबदबा था, है ना? हाँ। जिनके ग्राफिक्स कहीं बेटर थे। तो फिर बिना किसी मार्केटिंग के लोगों ने फ्री फायर को क्यों चुना? सिर्फ चल जाना ही काफी था क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अच्छा। उन करोड़ों युवाओं के लिए जिनके पास साधारण फोन थे, ये गेम किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये बस चलता था बिना अटके, बिना क्रैश हुए। पहली बार, वो भी हर किसी की तरह एक तेज तर्रार रोमांचक बैटल रॉयल गेम में हिस्सा ले सकते थे। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये उनके लिए उस दुनिया में एंट्री थी जिससे वो अब तक बाहर थे। बिल्कुल, ये पहुंच की भावना थी, इंक्लूजन की भावना थी। और फिर इसका विकास पूरी तरह से ऑर्गेनिक था। मतलब ये विज्ञापनों से नहीं, बल्कि लोगों की आपसी बातचीत से फैला। हाँ, कोई होर्डिंग नहीं, कोई टीवी एड नहीं। बिल्कुल, ये एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक पहुंचा। किसी ने अपने दोस्त को स्कूल में या कॉलेज कैंटीन में दिखाया, अरे ये गेम देख, ये मेरे फोन पर सच में काम करता है। और बस ये आग की तरह फैल गया। हाँ, इसने छोटे कस्बों, गांवों और शहरों में अपनी जड़ें जमा ली, जहां महंगे फोन एक लग्जरी थे। इसकी मार्केटिंग खुद इसके खिलाड़ियों ने की, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से इतना बड़ा बन गया? ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये सिर्फ एक ट्रेंड बनकर नहीं रह गया? कई गेम्स आते हैं और चले जाते हैं। यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। फ्री फायर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं बढ़कर बन गया। ये एक सामाजिक जगह बन गया, एक डिजिटल अड्डा। एक डिजिटल अड्डा जहां दोस्त मिल सकते थे, बात कर सकते थे और साथ में खेल सकते थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि अब मकसद सिर्फ गेम जीतना नहीं रह गया था। तो क्या था मकसद? मकसद था एक साथ खेलना, टीम बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना और उस अनुभव को साझा करना। ये उनकी जेब में रखी एक पूरी दुनिया की तरह था। ये थर्ड प्लेस वाली बात है ना? हाँ, घर और स्कूल या काम के बाद एक तीसरी जगह, यहाँ लोग हैंग आउट करते हैं। बस ये जगह फिजिकल नहीं, डिजिटल थी। एकदम सही। और ये